ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका रिलेटेड चीजें पढ़ने के बाद पढ़ेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, केप्लर्स लॉ, फिर दिस चैप्टर इज ओवर। तो थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, नाम से ही तो पता चल रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन द ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसको नाम देंगे VO। क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी with which a body must be projected along an orbit such that it keeps moving in the orbit, keeps moving in the orbit is called orbital velocity। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक प्लैनेट है, इसका मास m है, इसके चारों तरफ कोई एक ऑर्बिट इमेजिन करो रेडियस r का, ये एक ऑर्बिट है। कोई चीज को कितना वेलोसिटी में फेंक देंगे कि वो घूमते रह जाएगा, इट विल नेवर फॉल, कीप ऑन मूविंग इन द ऑर्बिट, इट विल नेवर फॉल बैक टू द प्लैनेट अगेन, घूमते रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? अगर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे मोशन इन वर्टिकल सर्किल में हम लोग पढ़े थे, है ना, जब कोई चीज ऐसे घूम रहा था, वेट वाज डाउनवर्ड, टेंशन वाज डाउनवर्ड, वेट एंड टेंशन दोनों मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे थे हाईएस्ट पॉइंट में, और वो घूम रहा था नॉन स्टॉप, गिरता नहीं था, है ना। अगर कोई नेल से मान लो कि कोई पेंडुलम झूल रहा है, कितना वेलोसिटी दे देंगे कि घूमते रहेगा, घूमते क्यों रहेगा, गिरेगा क्यों नहीं? अरे क्यों गिरेगा? अगर उसका टेंशन और वेट मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बैलेंस हो गए तो इट कीप ऑन मूविंग अराउंड दिस पाथ। एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। तो ये चीज अभी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या कहेंगे, हियर फॉर ऑर्बिटिंग इन द पाथ the necessary centripetal force is provided by gravity। मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स से काम कर रहा है कि नहीं। जिसको फेंके हैं, मान लो कि उसका मास m है, छोटा है, बड़ा मास बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? तो क्या कहोगे कि लेट VO इज ऑर्बिटल स्पीड, R इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर ऐसे मान के चलते हैं तो आप क्या कहोगे? दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? mv0 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। फिर से m गया काम से, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितना हो गया? v0 स्क्वायर इज gm बाय r, और v0 इज रूट ओवर ऑफ gm बाय r। m क्या है? जो घूम रहा है उसका मास की प्लैनेट का मास? प्लैनेट का मास। मतलब 2 kg को घुमाने के लिए जितना वेलोसिटी में फेंकना पड़ेगा, 10 kg को घुमाने के लिए उतना ही वेलोसिटी में फेंकना पड़ेगा। इट इज रूट ओवर ऑफ gm बाय r। अच्छा, m क्या हो गया? मास ऑफ प्लैनेट। m क्या हो गया? m इज मास ऑफ प्लैनेट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी
ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, जो घूम रहा है वो सैटेलाइट है। एनीथिंग दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, यू कॉल इट अ सैटेलाइट। सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द प्लैनेट, सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी होगा v0/r। ये v0 स्पीड में जा रहा है, v/r होता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ देखो तो, अब ये r करेंगे तो क्या हो गया, gm/r। ये r को रूट ओवर के अंदर लेंगे तो r² हो जाएगा, सारे मिलके बन जाएंगे r3, gm/r3। मोरओवर अगर हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, इट इज 2π/ओमेगा एंड इट इज 2π√r3/gm। थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो इसमें gm दे आर ऑल कांस्टेंट, दिस इज कैपिटल G तो कांस्टेंट है। m is mass of the planet, that is also constant, so what you find t is proportional to √r³ or t square is proportional to r³। so the square of the time period is proportional to the cube of the orbital radius। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमारा न्यूमेरिकल करने में हमें मदद करेगा। t square is proportional to r³। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हम लोग ये सारा चीज अभी देखे। क्या देखे, जितना वेलोसिटी में फेंकने से कोई बॉडी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रह जाएगा, इट विल नेवर फॉल बैक टू द प्लैनेट, इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, कितना होता है वो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में घूमने वाले चीजों का ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग अलग होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज √gm/r³ and the square of the time period of revolution is proportional to cube of the radius of the orbit, t square is proportional to r³। you get a very interesting fact here। तो यहाँ पर तो बुक में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फंडा खत्म हो जाता है, लेकिन अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी शैल सी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें विजुअलाइज करना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए चीज है, चाहिए फॉर्मूला तो हर जगह मिल जाएगा, हर कोई पढ़ाएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जब कोई चीज ऑर्बिटल वेलोसिटी में घूम रहा है तो उसके बारे में उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, देख चुके हैं। थोड़ा सा तीनों फॉर्मूला को लिख देते हैं, हो सकता है कि आप भूल जाओगे। gm/r का रूट ओवर होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी होता है √gm/r³। फिर r इज रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और क्या होता है, और ये होता है कि t स्क्वायर इज इक्वल टू और इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये तीन चीज हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे पॉइंट नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी किसका, जो घूम रहा है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मास m है, ये कोई एक प्लैनेट है, उसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट जिसका मास m है, ये घूम रहा है क्या वेलोसिटी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इज हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। कितना हुआ, mgm/2r is the orbital velocity, sorry kinetic energy in the orbit, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसको कहेंगे k, ठीक है, नाम दिए k, let the kinetic energy is k। पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्बिट, it is mass into potential at the orbit, है ना। पोटेंशियल एट द ऑर्बिट
तो इट इज मास इंटू ऑर्बिट पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है माइनस gm/r। ठीक है, तो क्या हो गया ये माइनस mgm/r। थोड़ा दोनों को प्यार से देखो, कुछ समझ में आएगा, दोनों में कुछ रिलेशन है, ये उसका डबल है और नेगेटिव है, सो इट इज इक्वल टू -2k। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज k, पोटेंशियल एनर्जी इज -2k। किसका? जो ऑर्बिट में घूम रहा है, सिर्फ उसका, किसी दूसरे का नहीं। इसके वेलोसिटी में क्या था? काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी -k, जबकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी -2k। और आपको याद रखना इसलिए जरूरी है कि these rules are 100% सेम फॉर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी -2k, वहां पर भी रूल्स तो वही है। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी? इट इज k, दिस इज -2k, k -2k is equal to -k. If a satellite is moving in an orbit with a kinetic energy 1000 joule, what is the potential energy? -2000 joule. What is the total mechanical energy? -1000 joule. सर टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि जीरो कर दिए तो भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा। पॉजिटिव हो गया तो फ्री स्पेस में भी मूव करता रहेगा, इट विल नेवर कम बैक। समझ में आया क्या? फॉर जस्ट एस्केपिंग एनर्जी तो जीरो होना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। तो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फॉर एस्केपिंग ए सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। कोई सैटेलाइट घूम रहा है, हम चाहते हैं कि इसको एस्केप करवा दें, क्या करना पड़ेगा? उसका टोटल एनर्जी जीरो करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे बदल सकते हो? मास और पोटेंशियल गिव्स यू द पोटेंशियल एनर्जी, नॉर यू कैन चेंज द मास, नॉर यू कैन चेंज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी। कैसे? यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन करवा दो, जोर से भागेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो भाग जाएगा। तो भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है? For escaping a satellite from its orbit, it must be given or its kinetic energy must be doubled. ऐसे कहेंगे, its kinetic energy must be for just escaping लिखेंगे, हाँ, for just escaping a satellite from its orbit, its kinetic energy must be doubled. काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर देंगे तो भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी था? k, पोटेंशियल एनर्जी -2k और k काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब टोटल एनर्जी क्या होगा? जीरो तो भाग जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी को डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ mvo² होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको डबल करना है, मतलब vo की जगह अगर हम देंगे √2 vo, तो सोचो काइनेटिक एनर्जी अभी क्या हो जाएगा? हाफ m √2 vo का स्क्वायर हो गया, हाफ m vo का स्क्वायर इंटू 2। तो काइनेटिक एनर्जी को डबल करने के लिए वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? √2 टाइम्स। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? 10 if the orbital velocity of a satellite is made √2 times, it will just escape। कहां से? From the gravitational field of the planet। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा।
√2 का वैल्यू होता है 1.418। तो बताओ वेलोसिटी v0 था, अगर इसको 1.418 v0 कर देंगे और 1.42 सोचो 1.42 v0 कर देंगे तो ये एस्केप कर जाएगा। मतलब वेलोसिटी को कितना परसेंट बढ़ाने से एस्केप कर जाएगा? 42%। काइनेटिक एनर्जी को कितना परसेंट बढ़ाने से एस्केप कर जाएगा? डबल, मतलब 100%। So if the kinetic energy is made or increased by 100% or the orbital velocity is increased by 42%, it will escape permanently from the gravitational field of the planet। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। Velocity is to be increased by 42% और kinetic energy is to be increased by 100%, it will permanently escape। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुआ जो हमें समझ में आ गया। अच्छा, नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट नंबर 3, कोई बॉडी को ऑर्बिट में हम फेंकते कैसे? थोड़ा इसको समझो। सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ, ये हो गया अर्थ। हम यहां से कोई चीज को सीधे फेंकेंगे तो सीधा वापस आएगा, टेढ़ा करके फेंकेंगे तो आप तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो, ऐसा गिरेगा। और थोड़ा ऐसे जोर से फेंकेंगे, ऐसा गिरेगा। मान लो हम इतना जोर से फेंके कि यहां पर से जाते जाते यहां का ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हो गया पार्टिकल के पास वेलोसिटी, तो गिरने की कोशिश तो करेगा लेकिन गिरने के साथ साथ अर्थ भी तो मुड़ रहा है ना, कर्वेचर ही चेंजिंग। क्या होगा? ये भी गिर रहा है, अर्थ भी मुड़ रहा है। बेचारा फ्लैट होता तो गिर जाता, अर्थ भी तो खेलने लगा उसके साथ, क्योंकि अर्थ का भी कुछ कर्वेचर है, पाथ का भी कुछ कर्वेचर है, दोनों मुड़ने लगे और ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन कभी नहीं पहुंच रहा है। ये गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ये क्या था? जिसको ऐसे फेंके तो इट वाज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ये भी गिर रहा था, ये भी गिर रहा है, लेकिन बेचारा कभी पहुंच नहीं पाता है। जब भी आता है इधर पता चला आज का भी अपना कर्वेचर है। अब जब आप कोई चीज को आप ऐसे फेंकते हो, ऐसे गया ऐसे आया, रास्ते में उसका एक्सीलरेशन क्या था? जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी। So when something is moving with acceleration equal to acceleration due to gravity, what we call it a freely falling body। तो not only a vertical motion, a projectile motion is also a freely falling body। ध्यान रहे, कंसेप्ट को मैं बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, मान लो कि आप किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो पहलवान, ऐसे करके, और अभी वेइंग मशीन गिरने लगा, व्हाट विल बी द रीडिंग? व्हाट विल बी द रीडिंग इन द मशीन? अरे आपका वेट है, आपके ऊपर शैडो फोर्स है, दोनों कैंसिल हो गए, रीडिंग विल बी 0। If you stand on a weighing machine and you with the machine are falling freely under gravity, what will be the reading here? 0. So when a body is under free fall, it is weightless. It has no weight. And when a body is said to be under free fall, when its acceleration is equal to acceleration due to gravity at that point. है कि नहीं? अब मान लो कि आपको कोई एक बच्चा को मान लो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा कर दिए, अब इसको कोई एक तोप लगा के फायर कर दिए ऊपर वेइंग मशीन के साथ, तो क्या हुआ? वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा था, स्विंग करके ऊपर गया, फिर नीचे आया। बताओ ऊपर जाते वक्त उसका वेइंग मशीन का रीडिंग ज्यादा होगा कि हाईएस्ट पॉइंट में ज्यादा होगा कि नीचे आते वक्त ज्यादा होगा? कहां पर उसका रीडिंग ज्यादा होगा? जब वो ऊपर जा रहा था तब, कि जब नीचे आ रहा था तब, कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था तब? कब रीडिंग इन द वेइंग मशीन विल बी मैक्सिमम? It will be always 0. It will be always 0 because जब ऊपर जा रहा था तब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जी, जब नीचे आ रहा था तब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था तब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जी। और वो आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, उसका अपना वेट है mg, शैडो फोर्स ma है, द
normal reaction will give you the reading. But what is the normal reaction? Ma is equal to mg है, because a is equal to g, तो r का वैल्यू हो गया 0. मतलब थ्रू आउट द मोशन एवरीवेयर द रीडिंग विल बी 0. Similarly, if you throw this man in a projectile motion, ऐसा करके गया, ऐसे गिरा. During this projectile motion, what you observe? Throughout the motion, everywhere, reading will be 0, because it is a freely falling body. समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. That a particle in orbital motion, a satellite in orbital motion is a freely falling body. क्यों? क्योंकि गिरे जा रहा है, बेचारा गिरने की कोशिश कर रहा है, अर्थ मुड़ जा रहा है, गिर नहीं पा रहा. So as it is a freely falling body, everything inside a satellite will be weightless in the gravitational field of the planet. Are you getting? सैटेलाइट के अंदर हर एक चीज वेटलेस होगा, उसका कोई वेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. समझ में आया? तो यही चीज को हम लोग थोड़ा अभी लिखेंगे. नोट पॉइंट नंबर 3. नोट पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि ये सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड ए प्लैनेट, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग around a planet behaves as a freely falling body, है ना? Therefore everything in the satellite feels weightless in the gravitational field of the planet. प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड में वो वेटलेस है. समझ में आ रहा? क्योंकि वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हर एक चीज वेटलेस होता है. तो यहां पर कंफ्यूजन हमारे मन में समझ में आ रहा है. मान लो कि ये है अर्थ, ये है मून. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आप जब मून पे खड़े हो, कोई वेइंग मशीन पे आपके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, दैट इज व्हाट इज द रीडिंग. जो रीडिंग आपका आ रहा है मून पे होते हुए, चंदा मामा के ऊपर खड़े हो, क्या ये चंदा मामा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है? हाँ है, इसलिए तो घूम रहा है. बाहर होता तो इसके चारों तरफ क्यों घूमता? मतलब यहां पर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है. अब मून का भी तो अपना मास है, उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड है. इसका मतलब चांद पे अगर किसी आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपका रीडिंग W आया, रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज W, देन दैट रीडिंग इज ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू मून और ड्यू टू बोथ. द रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज ड्यू टू मून और ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू बोथ. आप क्या कहोगे? चांद पे अपना जो वेट आप फील करोगे, वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, रीडिंग आया, दैट रीडिंग इज बिकॉज ऑफ मून और अर्थ और बोथ. बताओ, देखें कौन बता सकता है? इंटरेस्टिंग. नो, इट इज नॉट ड्यू टू बोथ अगेन. क्यों? क्योंकि मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और ये अर्थ के कारण घूमने के कारण एवरीथिंग ऑन मून फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, दैट इज अर्थ. ये स्टेटमेंट को थोड़ा हजम करना भैया. Everything in the satellite feels weightless in the gravitational field of planet. अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड में ये वेटलेस है, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड में वेटलेस नहीं है. तो मून पे खड़े होने से आपको जो रीडिंग आया वो सिर्फ मून का ग्रेविटेशनल
फील्ड के लिए है, अर्थ के लिए नहीं है। द एंटायर रीडिंग इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। अर्थ के लिए तो काउंटर हो गया क्योंकि घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बैलेंस कर गया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मैजिक, ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या कहेंगे? फॉर ए मैन स्टैंडिंग ऑन मून the weight of man is solely due to moon. Why? Because moon is a natural satellite ऑफ अर्थ। क्योंकि मून अर्थ की चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है, मून पे हर एक चीज का वेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज जीरो। एवरीथिंग ऑन मून फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। बट मून के ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कुछ तो रहेगा। सैटेलाइट के अंदर हर सब कुछ वेटलेस है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काउंटर हो रहा है बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जो सैटेलाइट है अपना मास है उसका, सैटेलाइट का भी तो अपना बॉडी है, उसके चलते थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, वो रहेगा। दैट इज नॉट बीइंग काउंटर्ड। समझ में आ रहा है? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ दिस लाइन एंड यू मस्ट बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट इज रिटन हियर। देयरफॉर एवरीथिंग इन द सैटेलाइट फील्स वेटलेस। डोंट स्टॉप हियर। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड में वो वेटलेस है। समझ में आ गया? एवरीथिंग इज फ्री। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। सपोज मैं कहूंगा कि आप लोग कभी गए होंगे सी बीच में। सी बीच में देखोगे दिन के 12 बजे समंदर में बड़े बड़े लहर नहीं आ रहे हैं, जबकि रात के 12 बजे बहुत बड़े बड़े लहर आ रहे हैं। क्या मून कहते हैं कि मून के लिए होता है? अरे ये तो डाटा कहता है कि सन के चलते यहाँ पर जितना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, मून के चलते यहाँ पे जितना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, अगर E ड्यू टू सन एंड U ड्यू टू मून निकालेंगे तो E ड्यू टू सन इज अराउंड 375 टाइम्स E ड्यू टू मून। तो दिन में बड़े बड़े लहर नहीं आते, रात में आते हैं। दिन में बड़े बड़े लहर नहीं आते, रात में आते हैं। मून का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तगड़ा हो गया, सन का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। एवरीथिंग ऑन अर्थ फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन। Repeating, everything on earth is having a weight due to its own planet, not due to sun. जबकि हम लोग सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑलरेडी हैं। So sun is not able to make big tides, but moon is. Earth is not moving around moon. तो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में इसमें बड़े बड़े टाइड्स आते हैं। समझ में आना? ये चीजों को आप समझना और याद रखना। So big tides are formed at 12 o'clock in the night, but not at 12 noon. Though the gravitational field of sun is 375 times that of moon. अब बोलोगे सर इतना बड़ा सन है, इतना थोड़ा सा ज्यादा है। अरे दूर में भी तो है, बहुत दूर में है ना। उसके बावजूद स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होने के बावजूद ये टाइड्स फॉर्मेशन नहीं करवाता है समंदर में। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ feels weightless in the gravitational field of the sun. समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका सैटेलाइट का वेटलेसनेस के बारे में कहानी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ऐसा नाम क्यों पड़ा उसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसलिए कहते हैं कि इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अर्थ। सैटेलाइट है तो सर घूमना चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो घूम नहीं रहा, स्टेशनरी है, पूरा स्टेशनरी है। जस्ट ये आपकी ऊपर हेड के ऊपर दिख रहा है, बस खत्म। बोला अरे नहीं घूम रहा है तो गिर जाना चाहिए। क्यों नहीं गिर रहा है?
असलियत में वो घूम रहा है, और जितना जोर से आप घूम रहे हो वो भी उतने ही जोर से घूम रहा है। दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। समझ में आया? अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया हूं, जो मैं भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से पहले बताना चाहूंगा, और इसमें जोड़ देता हूं, इसी में ही जोड़ देता हूं। तो कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is a satellite which is stationary with respect to a point on earth। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब अर्थ जितना जोर से घूम रहा है वो भी उतने ही जोर से घूम रहा होगा। तो जब आप यहाँ पे थे, वो यहाँ पे था, आप घूम के इधर आ गए, वो घूम के यहाँ गया, हरदम आपके सर के ऊपर है, तो उसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। पहला पॉइंट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में देखेंगे। हम लोग देखे कि अभी अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था, अभी खैर मैं कर लेता हूं। जब कोई प्लैनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, यू नो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द प्लैनेट। सोचो और बताओ, ये मान लो कि कोई एक प्लैनेट है और मैं आपको यहां पर एक दूसरा प्लैनेट देता हूं, ये एक दूसरा प्लैनेट है। आई एम शोइंग टू प्लैनेट्स एंड आई एम शोइंग टू ऑर्बिट्स। जैसे मान लो कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है और कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। कौन सा फिगर आपको सही लग रहा है? अगर कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो इसका तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स दिस। लेकिन हमें तो मालूम है कि इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज टुवर्ड्स सेंटर। दिस फोर्स कैन नॉट बी ए ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अगर ऐसे घूमेगा तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे रहेगा, ऐसा रहेगा, तो ठीक है, ये फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा। व्हाट अबाउट द अदर कंपोनेंट? अदर कंपोनेंट इसको धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब ऑर्बिट का सेंटर, ग्रेविटी का सेंटर बराबर होना जरूरी है, जैसे इस केस में है। ऑर्बिट का सेंटर एंड ग्रेविटी का सेंटर एक जगह है, तो दिस कैन बी ए स्टेबल ऑर्बिट, दिस कैन नॉट बी ए स्टेबल ऑर्बिट, यू मस्ट अंडरस्टैंड। So what we observe here? We observe that the gravitational force behaves as centripetal force. Therefore, all stable orbits must be concentric with the planet। ये समझ में आया? अब हम बात कर रहे थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, थोड़ी देर पहले देखिए हम लोग क्या था, ए सैटेलाइट which is stationary, a satellite which is stationary with respect to a point on earth is called a geostationary satellite। तो क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट बता सकता है कि कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? क्या होगा? क्या होना चाहिए? फॉर दिस 24 hours, you are very correct. For this, the orbital angular velocity of satellite, orbital angular velocity of satellite must be equal to
एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, अर्थ का एंगुलर स्पिन के साथ बराबर होना चाहिए। और अर्थ का एंगुलर स्पिन कितना है? 2 पाई बाय 24 रेडियन पर आवर, क्योंकि 24 घंटे में अपनी चारों तरफ एक बार घूम लेता है। इज दैट क्लियर? तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का क्या होना चाहिए? एंगुलर स्पीड शुड बी दैट ऑफ एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ। अच्छा बताओ, सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ, दिस इज व्हाट इज अर्थ, क्या गेस करके आप बता सकते हो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसे दिख रहा होगा? आई टेक ए दिस इज ए ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योमेट्रिक साउथ पोल, यू नो, एंड यू नो अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ ऐसे घूम रहा है, इसीलिए तो सूरज पूरब से उगता है। आप बताओ ये सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसे होगा? मैं आपको 2-3 ऑर्बिट दिखा रहा हूं। सपोज ऐसे दिस इज व्हाट इज एन ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज व्हाट इज एन ऑर्बिट नंबर 2, या फिर दिस इज व्हाट इज एन ऑर्बिट नंबर 3। कौन सा ऑर्बिट आपको लग रहा है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का होना चाहिए, ताकि आप अर्थ के ऊपर खड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि दैट सैटेलाइट इज नॉट मूविंग। कौन सा ऑर्बिट होना चाहिए? 1, 2 और 3? गेस करें। ऑब्वियसली 2 होना चाहिए। आप वेक्टोरियली सोचो या फिर थ्रू योर एक्सपीरियंस, अगर ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये स्टेशनरी लगेगा क्या? नहीं। अगर वो सैटेलाइट भी ऐसे घूम रहा है, अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, तो लगेगा कि ये स्टेशनरी है। टेक्निकली सोचे तो दे मस्ट हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is a vector in the direction is along the axis। कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे हुआ? ऐसे बाहर की तरफ along the axis। अगर अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ऐसे हो रहा है तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड हुआ, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ही होना चाहिए ताकि डायरेक्शन अपवर्ड होगा। बोथ आर हैविंग सेम एंगुलर स्पीड। तो पता चल गया कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो कहां पे है? बताओ, इन द इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहेंगे बिट नंबर 3 में? ए जी स्टेशनरी सैटेलाइट, जीएस लिख रहा हूं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज लॉन्च्ड along, लॉन्च का स्पेलिंग क्या होता है? LAU होता है कि LU होता है? LU हो गया तो खा जाएंगे नहीं। लॉन्च्ड along an equatorial orbit, इसको एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। अभी देखो 19 दिसंबर को हम लोगों का PSLV 50 छोड़ा गया। आप लोग देखे हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां से छोड़ा जाता है? आप देखोगे सारा न्यूज में एक ही जगह से छोड़ा जाता है। कहां से? श्रीहरिकोटा। Why? Because we are lucky that India is having equator passing through sea 22 kilometers close to Chennai। समंदर के अंदर से सी में जा रहा है इक्वेटर, और इक्वेटर में ही लॉन्च करना पड़ेगा। तो सारा चीज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है ताकि इट कैन बी लॉन्च इन द ऑर्बिट। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा पे है, जहां से सारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज लॉन्च्ड अलोंग एन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि अभी इंडिया के पास मोर देन 50 सैटेलाइट है, जबकि बड़े बड़े कंट्री के पास 15-20 है। ठीक है, इतने सारे सैटेलाइट इंडिया जैसे पुअर कंट्री के पास क्यों आया, कैसे आया? जबकि अमेरिका है, रशिया है, उन लोगों का उतना ज्यादा सैटेलाइट नहीं। रीजन ये हुआ कि इंडिया इज ए फेथफुल कंट्री एंड रिलायबल कंट्री। यहाँ पर इसकी इक्वेटर में अगर आप कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, वो स्टेशनरी हो जाएगा। अगर मेरे ऊपर कोई सैटेलाइट हरदम दिख रहा है तो कभी भी मैं मार के गिरा सकता हूँ उसको। तो रिलाय अपन इंडिया। तो जर्मनी चाहता है कि मेरा सैटेलाइट कोई इंडिया अपना इक्वेटोरियल प्लेन में लॉन्च कर दे। अब उसके लिए क्या है, मान लो आप अपना कुछ सामान भेजना चाहते हो राउरकेला से भुवनेश्वर। सर मेरा 1000 kg पटाटो लेना है, आपका पास ट्रक है? मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास ट्रक है, मैं 1000 kg पटाटो आपका लेके कहाँ चले जाऊंगा? राउरकेला टू भुवनेश्वर। फिर यू हायर मी, पे द एंटायर एक्सपेंडिचर।
आपका लेते लेते मैं अपना भी 10-50 किलो भी डाल दूंगा उसमें, मेरा फ्री में ट्रांसपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया। सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग लॉन्च व्हीकल्स, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, व्हीकल बनाते हैं। उनका सैटेलाइट जर्मनी ऑर्डर देता है, मेरा सैटेलाइट को छोड़ दो, जब छोड़ने जाते हैं अपना एक सैटेलाइट फेंक देते हैं। So we have so many satellites in the orbit. While transporting their satellites to the orbit, we are sending our satellites. हर एक बार जब उनका सैटेलाइट छोड़ने जाता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, अपना लेके तो छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ढेर सारे सैटेलाइट्स हो गए। इसलिए देखो अभी आपका जो 4G 5G सब चीजें आ रहा है, चीजें सस्ता होने लगे हैं, बिकॉज सैटेलाइट्स आर ओनली डूइंग दैट। क्या हो रहा है कि दिस इज व्हाट इज अर्थ। आपका यहाँ से मान लो कोई एक रेडियो स्टेशन है या फिर कोई ट्रांसमिशन सेंटर है, वो सिग्नल भेजेगा। जैसे आपका FM स्टेशन है, वो सिग्नल भेजता है, तो यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जस्ट लाइक लाइट, दे गो स्ट्रेट। आप अगर यहीं पे कहीं हो तो ठीक है, आपके पास सिग्नल पहुंचेगा, यू कैन यूज इट। सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन अर्थ, अब ये सिग्नल को पकड़ने के लिए आपको बड़े बड़े एंटीना लगाना पड़ेगा, एंड दैट वे दिस ट्रांसमिशन सेंटर विल कवर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑन अर्थ। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसको एक सैटेलाइट में भेजते हैं, सीधा यहां से सैटेलाइट में। सैटेलाइट ये सिग्नल को रिसीव करता है, फिर यहां से भेजता है, जब भेजता है इट इज सेंडिंग ओवर ए वाइड जोन। समझ में आ रहा ना? तो इसी के खर्चा सरकार सैटेलाइट छोड़ता है, और आपके अंबानी ब्रदर्स वो सैटेलाइट का बैंडविड्थ को भाड़े में लेते हैं, ताकि वो वहां से मेरे को ये फ्रीक्वेंसी करें, दे दीजिए, मैं यूज करूंगा, ठीक है। और कुछ बीच में कुछ लोग घोटाला भी कर देते हैं, 2G घोटाला, 3G घोटाला आप लोग तो सुने होंगे। तो ऐसे ही होता है, सैटेलाइट का काम है, क्योंकि वो स्टेशनरी है, तो यहाँ से हम कोई सिग्नल भेजे, गया यहाँ पर पहुंचा और उसको छोड़ दिए। अब सोचो आपका गूगल वाला जो फोटो उठाता है, आप कहीं भी जाओ आपको गूगल मैप गाइड करता है, वो क्या करता है, दैट इज नॉट ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, घूम रहा है। वो क्या कर रहा है, घूमते घूमते वो सारा फोटो लेने की कोशिश कर रहा है, एंड ट्राइंग टू कोरिलेट ऑल द पाथ, ठीक है। सो दैट इज नॉट ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में देखे, 3 इंपोर्टेंट पॉइंट देखे। पहला देखे कि कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी स्टेबल ऑर्बिट के लिए द ऑर्बिट मस्ट बी कंसेंट्रिक विद द प्लैनेट। प्लैनेट का सेंटर के साथ ऑर्बिट का सेंटर मैच करना चाहिए, नहीं तो वो स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। दूसरा हुआ, कोई सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तब कहेंगे जब उसका एंगुलर स्पीड और ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड इज सेम एज एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ। तीसरा हुआ, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑलवेज लॉन्च्ड अलोंग द इक्वेटोरियल ऑर्बिट। समझ में आया? एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? क्योंकि अर्थ का है 2π/24 आवर्स, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, कितना होगा, 24 आवर्स।